सेट क्वेश्चंस का पार्ट 3 है। इसमें पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, रिफ्लेक्टिव टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इसमें से क्या होगा, तो साइक्लिंग प्रोसेस है ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग। ठीक है, आपका उतना हो जाना चाहिए कि आप किसी को पढ़ा सको, उतना आपका प्रोसेस हो जाना चाहिए थिंकिंग का। दूसरा क्वेश्चन कहता है अ टीचर शुड आइडेंटिफाई एंड डैश एंड टीच अकॉर्डिंगली। तो टीचर को हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली पढ़ाना चाहिए, क्योंकि सब बच्चे एक तरह से समझते नहीं हैं, सब बच्चों का IQ एक तरह से नहीं होता है, सब बच्चों का बैकग्राउंड एक जैसे नहीं होता है, तो उन्हें बच्चों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट जो फेवरेट क्वेश्चन है सभी का, सब एग्ज़ाम्स का, वो है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा इज़ अ ग्रुप ऑफ क्या, जो आंसर की थी उसमें 32 दे रखा था, जबकि अगर आप वेबसाइट में जाओगे तो आपको पता चलेगा वहाँ 40 DTH चैनल हो चुके हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ। वैसे तो स्वयं प्रभा के बारे में सभी को पता है कि स्वयं प्रभा 40 DTH चैनल है, 24 घंटे वो चैनल चलते हैं। ठीक है, वो GSAT-15 जो सैटेलाइट है उसका यूज़ करके ये चैनल चला जाते हैं। चैनल्स आर अपलिंक्ड फ्रॉम विशाख एंड गांधीनगर। ठीक है, और उसकी वेबसाइट की जो पोर्टल है उसको मेंटेन करता है इन्फ्लीबिनेट, क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है कि कौन उसकी वेबसाइट को मेंटेन करता है, वो इन्फ्लीबिनेट। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको इसकी उसमें जाना चाहिए वेबसाइट में और देखना चाहिए। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन जो आपको खुद ढूंढने चाहिए, और हो सके तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि ये इंटरैक्टिव होना चाहिए और आप इसको इंटरैक्टिव बनाते नहीं हो। ठीक है, तो इसको इंटरैक्टिव बनाओ। क्वेश्चन पहला है कंटेंट प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूट्स। कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, ऑप्शन है 8, 9, 10, 12 कितने होने चाहिए। फिर हाउ मेनी आवर्स, कितने आवर्स के लिए होता है, कितने आवर्स के लिए ये होता है, 4, 5, 6, 7 कितने आवर्स होने चाहिए। हाउ मेनी टाइम्स इट्स रिपीट्स, कितनी बार ये रिपीट होता है, 4, 5, 6, 7 कितने टाइम्स का आप लोगों को रिपीट होता है। तो इसका थोड़ा सा इसको थोड़ा इंटरैक्टिव बनाओ, जिससे कि पढ़ने में आपको मज़ा आए, और आपको हमेशा जितना आप लिखोगे ना उतना आपको याद रहेगा, लिखने से ज़्यादा याद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इंक्लूड्स, इसमें से ट्रेडिशनल टीचिंग के लिए तो ये टीचिंग एड की बात कर रहे हैं। ठीक है, या कहो टीचिंग टूल की बात कर रहे हैं, उसको वो कौन सा इंक्लूड करता है, तो वो 3 डायमेंशनल मॉडल है। 3 डायमेंशनल मॉडल ऐसे होता है जैसे कि बच्चों को एक 3 डायमेंशनल मॉडल दिखाया जाता है, जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, एक विजुअल मॉडल होता है वो। 5th क्वेश्चन है अ टीचर गोज थ्रू द स्टूडेंट्स नोटबुक एंड गिव्स रिमार्क्स इज कॉल्ड। टीचर रिमार्क्स देता है, जैसे कि कह दे गुड या सेटिस्फैक्ट्री या फिर और अच्छा करना चाहिए। ठीक है, ऐसे कोई रिमार्क्स देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या है, वो इवैल्यूएट कर रहे हैं उनके, या फिर वहाँ पे लिख देगी यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। ठीक है, या मिस्टेक है, या कोई भी ऐसा कोई रिमार्क दे उसकी बुक में, तो वो क्या है, वो इवैल्यूएशन है। नेक्स्ट चलते हैं। Socrates has given डैश मैथड ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ। अभी मैं आपको बोल रही थी ना इंटरैक्टिव होना चाहिए, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ प्रोबिंग, इसको बोलते हैं प्रोबिंग। जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रही थी ना, वो है प्रोबिंग करती है टीचर। ठीक है, पर प्रोबिंग के साथ साथ बच्चों का भी स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में इंटरैक्टिव होना चाहिए, मतलब एक डायलॉग होना चाहिए कि मैम प्रोबिंग करिए तो बच्चे भी क्या करें, क्वेश्चन करें। प्रोबिंग और क्वेश्चन हो, दोनों हो तो डायलॉग होता है। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो डायलॉग्स होते हैं, वो सॉक्रेट ने दिया था मैथड, उसे कहते हैं डायलॉग मैथड।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज आर एम टू। इस टाइम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्यों की जाती हैं? वो की जाती हैं एसोसिएशन के लिए, कॉज एंड इफेक्ट देखने के लिए, ठीक है। वो दो वेरिएबल्स के बीच में जो क्या रिलेशनशिप है वो देखने के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जाती है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लिमिटेशन लेड डाउन बाय द रिसर्चर आर कॉल्ड। लिमिटेशन जो रखता है मतलब उसके जो दायरा है, उसका जो रिसर्च करने का जो स्कोप है उसके रिसर्च करने का, उसके अंदर ही वो लिमिटेशंस रखता है, जैसे कि व्हाट टू इंक्लूड एंड व्हाट टू इंक्लूड एंड व्हाट टू एक्सक्लूड। क्या उसे रखना है, क्या उसे हटाना है, उसे हम कहते हैं डिलिमिटेशंस, ठीक है। पर दायरे के अंदर होना चाहिए रिसर्च के, और जो रिसर्च का उसका सब्जेक्ट है। फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 50th परसेंटाइल एंड डैश आर सेम। 50 परसेंटाइल या मीडियन जो होते हैं वो सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्चर यूजेस डाटा ऑफ एन अर्लियर रिसर्च पेपर पब्लिशेस अ न्यू रिसर्च पेपर। किसी ने रिसर्च पेपर लिखना था, उसने दूसरा जो पब्लिश हुआ हुआ रिसर्च पेपर था उसी का डाटा यूज़ कर लिया, तो क्या होगा, अनएथिकल। और इस अनएथिकल को एक और चीज़ कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट एथिक्स में, उसे एक और चीज़ कहते हैं। वो क्या कहते हैं आपको पता है? आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको एक क्लू दे रही हूँ, पी से उसका नाम है, उसे क्या कहते हैं। और अभी यूजीसी ने इसके अंदर कुछ रेगुलेशंस भी निकाली हैं। अगर हो सके तो आप यूजीसी की साइट पे जाके उसके बारे में, इस पी के बारे में पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, पैराग्राफ है तो पैराग्राफ को हम स्किप कर देंगे अभी, फिर कभी इसकी वीडियो बनाएंगे कि पैराग्राफ कैसे हम करते हैं, ठीक है। फिलहाल हम 16 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। While defining communication, Miller focuses on behavioral change of receiver. रिसीवर के बिहेवियर चेंज पर उन्होंने फोकस किया है मिलर ने। नेक्स्ट है सीरियल फंक्शंस ऑफ सेंडर कम्युनिकेशन। हमें सेंडर के कम्युनिकेशन साइकिल का जानते हैं। कलेक्शन, फॉर्मुलेशन, एनकोडिंग और प्रोजेक्शन। पहले वो कलेक्ट करता है, फिर उसे फॉर्मुलेट करता है, फिर उसे एनकोड करता है और फिर उसे प्रोजेक्ट करता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स। हमें कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे कम्युनिकेशन बना है उसको बताना है। जैसे सेंडर है, मैसेज है, फिर रिसीवर है और उसके बाद क्या है, मीडिया जिसके थ्रू ये मैसेज भेजा जाएगा। कई के दिमाग में आएगा कि फीडबैक क्यों नहीं, क्योंकि फीडबैक उसका कंपोनेंट नहीं है, वो तो उसका इफ़ेक्ट है, ठीक है। इसलिए हम फीडबैक को नहीं लेंगे। बैरियर और नॉइज़ को भी हम इसलिए नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि मीडिया से क्या आता है, नॉइज़ या बैरियर्स कब आते हैं, जब मैसेज सही से नहीं जा रहा होता। वो क्यों नहीं जा रहा होता, बैरियर्स की वजह से नहीं जा रहा होता। इसलिए हम बैरियर्स को और नॉइज़ को, फीडबैक को नहीं लेंगे, क्योंकि ये उसके कंपोनेंट्स में नहीं आता। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टीज। जो पार्टीज में जितने लोग इन्वॉल्व हैं उसके हिसाब से कौन सा कम्युनिकेशन आएगा, तो उसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन आएगा, क्योंकि ये एक ही लेवल पे होता है, ठीक है। जैसे ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था वर्टिकल कम्युनिकेशन, जो सुपरवाइज़र ऑर्डर दे रहा था अपने वर्कर को, ये हो गया वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो एक ही डिपार्टमेंट है, सुपरवाइज़र से बात कर रहा है, वर्कर से बात कर रहा है, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया कम्युनिकेशन आर लार्जर ऑफ ऑडियंस, हेट्रोजीनियस एंड स्कैटर्ड। ये मास मीडिया के कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं कि वो
उसमें बहुत बड़ी ऑडियंस होती है, हेट्रोजीनियस होती है, मतलब अलग अलग तरह की होती है, और स्कैटर्ड होती है, अलग अलग जगहों पे भी होती है। उसके अलावा उसमें क्या आएगा, एब्सोल्यूट डायरेक्ट फीडबैक। इसमें डायरेक्ट फीडबैक नहीं होता। जैसे टीवी में आप कोई न्यूज़ देख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो को आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, पर डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलता। अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन कहते हैं कि और आप फ़ोन करके आप भेजिए, तो भी वो डिले फीडबैक होगा। तो या तो एब्सेंस होता है फीडबैक का, या डिले होता है। जैसे रेडियो में आप कुछ सुन रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी फीडबैक नहीं होता, आप तुरंत से फीडबैक नहीं दे सकते। फिर ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें एक्स और वाई दिया है और फिर उनके बीच के संबंध को बताया। ये यूनियन है, सॉरी ये इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये यूनियन है, और ये क्या है, ये सुपरस्क्रिप्ट। तो कह रहे हैं कि तीनों में कौन सा का सेम सेट बन रहा है और कौन सा ट्रू है। तो इनमें कोई भी ट्रू नहीं है, क्योंकि टू एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट सेम सेट, कोई भी सेम सेट नहीं बता रहा है। ये 6 प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, ठीक है, उसमें से कोई भी एक तरह का नहीं बन रहा है। ये अलग ही तरह का है, ये भी अलग तरह का है, और ये भी अलग तरह का है, कोई भी सेम सेट नहीं बना रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसमें बोला है कि ग्रीन, ब्लू और रेड कलर के पेबल्स हैं, और इसमें से बताना है कि तीनों में से अगर फर्स्ट और लास्ट पेबल को एडजस्टमेंट किया जाए तो सेम कौन सा बन जाएगा। तो देखिए, वैसे ये यहाँ पे क्या है, जी जी, पर ये लास्ट और फर्स्ट नहीं है, तो इसमें एक जी है, इसमें एक जी है, तो मैं यहाँ और जी कर दूँ तो यहाँ ऑलरेडी जी था, ठीक है। ये बी है, और हाँ सॉरी, ये बी है और ये आर है। अब यहाँ पे बी और आर ऑलरेडी है, तो यहाँ बी आर आ गया, तो ऐसे करके पूरा बन जाएगा। तो ये दोनों जो हैं, ये क्या बना रहे हैं, ये आइडेंटिकल नेकलेस बना सकते हैं। जो हमारे आंसर की थी, उसमें आंसर था एक्स वाई, एक्स एंड जेड, पर एक्स एंड जेड का मुझे दिखा नहीं कि एक्स एंड जेड बना रहा है। देखिए, ये एक्स है, ये जी है, ये जी और ये जी है। अब इसमें कहाँ बन रहा है, आर और आर है इसमें तो जी और जी आ ही नहीं रहते, आइडेंटिकल कैसे बनेगा। मैं यहाँ से उठा लूँ, पर इन्होंने तो कहा था फर्स्ट और लास्ट को उठाना है, तो मैं बीच में से कैसे उठा सकती हूँ। इसलिए आंसर के हिसाब से यही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये मैथ्स के क्वेश्चन हैं, जिनको हम अलग से वीडियो बना के डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको आंसर्स दिखा रही हूँ, ठीक है। आप इसको अपने आप सॉल्व कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर मुझे कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट करेंगे तो कम से कम कुछ इंटरेक्शन तो होगा। कोई भी कमेंट कीजिए, कैसा भी कमेंट कीजिए। आप कुछ और ऐड करवाना चाहते हैं वो कमेंट कीजिए, क्या आपको पसंद आ रहा है वो कमेंट कीजिए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, इसमें ये कहता है कि अनिल जो है वो शाम के पीछे है, ठीक है, और किरण जो है वो शाम के आगे हैं, और अनिल जो है वो श्वेता के पीछे है। तो उसके हिसाब से तो यही वाला बन रहा था, श्वेता, अनिल, श्याम, किरण। ये भी बहुत आसान है, ठीक है, ये भी बहुत आसान है। इसका बता देती हूँ, ये एल है, ये एन है, ये क्यू है, ये जे है, ये एम है, ये एल हो। आपको देखो जे के एल बन रहा है, इसी के हिसाब से ये जी डी है, ये जे एम है, ये वाला बता रही हूँ, जी डी जे एम। इसमें क्या बन जाएगा, ये ई है, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, फिर बी, ए बी सी डी, ऐसे यहाँ पे भी एम, एल एम एन, क्या था, एम था ना, तो ये जे के एल एम एन ओ,
तो इसी तरह से ये भी बनेगा। तो आंसर जो हो जाएगा ये पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें आपको वेन डायग्राम बनाना होगा। ऑल एनिमल्स आर नहीं, ये वेन डायग्राम का नहीं, इसको बोलते हैं कि इसमें ये कौन सा वाला इसमें है। तो ये कहते हैं इन्फ्रेंस, मतलब इन्फ्रेंस लिया गया है फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, और ये है कंक्लूजन। तो एनिमल्स, ऑल एनिमल्स डाई, यू ह्यूमन बीइंग्स आर एनिमल्स, देयरफॉर एवरी ह्यूमन विल डाई, मतलब सारे जानवर मर जाते हैं और इंसान भी जो है वो जानवर हैं, इसलिए सारे जानवर इंसान भी मर जाते हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट से ये बनाया गया है कंक्लूज़न, इसलिए इसमें जो सही हो जाएगा वो इन्फ्रेंस हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्रेंस में दोनों स्टेटमेंट से कंक्लूज़न निकाली जाती है। फिर ये है, ये बहुत आसान है। जब ज़्यादा वुमेन सिस्टर और ब्रदर का कनेक्शन इसमें सही तरह से दिखाया जा रहा है। ये है वेन डायग्राम वाला। इसमें वेन डायग्राम बना के आपको देखना होगा, ऑल प्लेयर्स आर एग्रेसिव, ठीक है। फिर कहते हैं सम पॉलिटिशियंस आर एग्रेसिव, कहते हैं सम पॉलिटिशियंस आर एग्रेसिव। तो कंक्लूजन कहता है सम पॉलिटिशियंस आर नॉट एग्रेसिव, तो ऐसा तो दिखा नहीं रहा है, तो कह रहा है एग्रेसिव है। सम प्लेयर्स आर पॉलिटिशियन, ऐसा भी नहीं दिखा रहा कि पॉलिटिशियंस प्लेयर्स हैं, तो ये भी नहीं हो रहा है, इसलिए नाइदर वन नॉर टू इसका आंसर हो जाएगा। अब ये जो है DI का क्वेश्चन है, जो हम अभी नहीं करेंगे, हम अलग से इसका करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको बाद में आपको बताऊंगी। 36 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ट्राई का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो आप देखते ही हो, आपके फ़ोन पे भी आता है कई बार मैसेज ट्राई के द्वारा कि आपको अननोन कॉलर हो या प्राइवेट का ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको फ़ोन नहीं उठाना है और अथॉरिटी को बताना है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब पास हुआ? 2000 में पास हुआ। फिर हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया? तो वो हैं विजय भाटकर। आप मुझे बता सकते हैं विजय भाटकर जो हैं वो किस डिपार्टमेंट से, या ये कहो कि वो ये सुपर कंप्यूटर किसने बनाया, जिसमें विजय भाटकर थे, किसने बनाया? ठीक है, DRDO ने बनाया, ऐसे करके पूछ रही हूँ मैं, DRDO ने बनाया या ऐसे करके किसने बनाया, ये वो मैं पूछ रही हूँ आपको। एग्जाम्पल दे रही हूँ DRDO को, मतलब गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूशन की बात कर रही हूँ मैं, उसमें आपको बताना है विजय भाटकर किससे एसोसिएटेड थे। अब ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ मेड कंपल्सरी फॉर स्कूल टू एंटर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। एक वेब पोर्टल बनाया गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, जिसमें कंपल्सरीली डाला जाएगा स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, तो वो है सरल। ठीक है, सरल का फुल फॉर्म बताई मैं, सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स फॉर अचीविंग लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। और सरल के बारे में ज़रूर पढ़िएगा इसकी गवर्नमेंट साइट में जाके महाराष्ट्र के, या आप सरल भी डालेंगे गूगल में तो आपको ये उसके बारे में बहुत सारे जानकारी मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया? तो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है जो डिजिटल इनिशिएटिव है, इसमें आप अपने सारे सर्टिफिकेट्स आप डाल सकते हो इसमें। ठीक है, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें आप इसमें डालकर रख सकते हो। और कई बार जो आपके फॉर्म्स होते हैं वो कहते हैं कि अब आप डिजिटली भी डाल सकते हो, तो आप इसमें से भी डाल सकते हो उसको, या वो खुद ही ले लेता है आपके फॉर्म्स को। वन ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इज़ नॉट हार्डाजियस, मतलब ख़तरनाक नहीं है, वो एग्रीकल्चर रिसाइड है जो ख़तरनाक वेस्ट नहीं है। क्या कभी कभी अटक सी जाती है ये।
UN कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट 1992 का वो कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरियो में हुई थी, जिसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं। और इसके बारे में एक चीज़ आप मुझे बताएंगे कि अर्थ समिट में कौन कौन से एजेंडास को लाया गया था? ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या उसमें क्वेश्चन आया है इसके बारे में? अर्थ समिट के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, और बहुत कुछ आता है अर्थ समिट के बारे में पूछते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट्स आर टू बी डिपोज यूजिंग। किस तरह से हम बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है ह्यूमन का या एनिमल्स का या ऑर्गन्स के पार्ट्स को, उसको कैसे हम डिपोज करते हैं? तो हम उसे इंक्रिनेशन करते हैं, उन्हें जला देते हैं। लैंडस्लाइड्स आर हजार्ड्स आर कॉमन हाईली हिली रीजन ड्यू टू लॉस वेजिटेशन, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम जो है वो पेड़ रह गए हैं, उस वजह से सॉइल भी नीचे गिर रही है और उस वजह से हिल के स्लोप्स नीचे गिर रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे लैंडस्लाइड्स ज़्यादा होती है। इसलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, जिससे कि माउंटेन्स में जो है लैंडस्लाइड्स ना हो। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो, उसमें उसका फाउंडर कौन है, और वो कब बना था? एयर, ठीक है। उसके चेयरमैन कौन है? ठीक है, किसने इनिशिएटिव लिया था इसको बनाने के लिए? और यहाँ पे हेडक्वार्टर बताया जा रहा है कि ग्वालपहाड़ी गुड़गांव में है, वो इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिसीव द डिग्री वासु लर्नर वॉज एक्सपेक्टेड टू लर्न मिनिमम डैश ईयर्स इन गुरुकुल। तो वासु की डिग्री लेने के लिए कितना मिनिमम ईयर्स जो है गुरुकुल में रहना पड़ेगा? तो 12 साल गुरुकुल में रहना पड़ेगा, तब आपको वासु की डिग्री मिलेगी। आप मुझे बता सकते हो वासु क्या है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948। पिछली बार ये पूछा गया था कि कौन सा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था, उसे कौन उसके चेयरमैन थे। इस बार क्वेश्चन आ गया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 रिकमेंडेड दैट देयर शुड बी मिनिमम डैश वर्किंग डेज एंड एक्सक्लूडिंग एग्जामिनेशन डेज इन यूनिवर्सिटी कॉलेज। कितने मिनिमम डेज आपको रखने ही हैं, पढ़ने आना ही है, उसमें हटा देंगे कौन से जो एग्ज़ामिनेशन डेज होते हैं उनको हटाकर 180 डेज आपको कॉलेज आना ही आना है। फिर द मेन रोल ऑफ यूजीसी इन हायर एजुकेशन। मेन रोल क्या है? यूजीसी की फुल फॉर्म अगर आपको पता है, अगर यूजीसी की फुल फॉर्म पता है तो आपको उसका मेन रोल भी पता चल जाएगा। वो प्रोवाइड कराती है फंड यूनिवर्सिटीज़ को। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है आपको पता है? कमेंट करें, मुझे भी बताएं आपको पता है, और जिसको नहीं पता है उसको पता चल जाएगा। और मैंने यूजीसी का एक वीडियो बनाया था यूजीसी के बारे में, मैं इसमें दे दूँगी उसको। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट NEERI नीरी इस्टेब्लिश एट, कहाँ पे है वो नागपुर में है। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट किस पे? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी किस पे? इन्वायरमेंट पे, वो है नागपुर में। सुप्रीम कोर्ट वॉज डायरेक्टेड इन जजमेंट गिवन इन 1991 टू मेक द सब्जेक्ट डैश कंपल्सरी। किसको 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कंपल्सरी कह दिया था कॉलेज करिकुलम में रखने के लिए? वो है इन्वायरमेंटल स्टडी को उन्होंने कहा है कि कंपल्सरी रखना ही है कॉलेज के करिकुलम में। तो ये थे 50 क्वेश्चन जो ख़त्म हो चुके हैं। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा ये और जल्दी से आपको ये सेट क्वेश्चंस दिखें, या मैं जो भी क्वेश्चंस आपका लूँगी सेट के लिए, ये क्वेश्चन सेट के लिए भी अच्छे हैं,
यूजीसी के लिए भी अच्छे हैं, पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छे हैं, अगर आप पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छे हैं, ठीक है। और बेल आइकन को अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं आपको डालूँगी ये क्वेश्चंस। अच्छा, एक और चैनल है मेरा नोटिफिकेशन वाला, उसमें मैं कंटिन्यूसली एनटीए में जितने भी एनटीए के नोटिस आते हैं उन्हें मैं डालती रहती हूँ, तो मैं लिंक दे दूँगी, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको जो भी एनटीए नोटिस निकालेगा वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।